गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने पार्ट 1 की थ्योरी कंप्लीट करी है अभी, ठीक है। अब पार्ट 1 वाले तक के क्वेश्चन करते हैं। एक सबसे पहले पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, उसके क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, उससे रिलेटेड, उसके यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद जब अपन पढ़ना शुरू करेंगे ऑर्डर, जीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो फिर वो ऑर्डर के क्वेश्चन अलग होते हैं। क्लियर है बेटा? इधर देख लो, बन गए आप लोगों से तो, ठीक है। ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें थ्योरी में जैसे बताई थी वैसी है। पहला क्वेश्चन, N2+3H2 से क्या बन रहा है, 2NH3। ये इक्वेशन याद ही रख लो, बहुत जगह आती है बार बार, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए। अब वो पूछा गया क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, ठीक है। तो इससे मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन ही तो लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूँ ना मैं। क्या आएगा इसका, प्लस, और डी के फॉर्म में दिया है तो डी लिखूँ, N2/dt इज इक्वल टू, इसको लिखना है। तो ये भी इधर का है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे ना, माइनस, रिएक्टेंट है तो माइनस लगता है, माइनस लगाया, H2 है तो माइनस dH2/dt। लेकिन स्टोइकियोमेट्री कितनी, 3 है तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई। थर्ड, इसमें क्या आएगा, प्लस है क्योंकि प्रोडक्ट बनता है DNH3, डी बनी ये लो, ठीक है, अपॉन dt, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई। ये पूरी रेट ऑफ रिएक्शन हुई। अब किन किन दो के बीच में रिलेशन पूछा था, अमोनिया वाला और हाइड्रोजन वाला। तो अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं तुमको इससे रिलेटेड, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन कैसे, जैसे कि या तो ऐसा ही दे दे सीधा कि ये है रिलेशन, या फिर मैं बोलूँ कि -2/3 dH2/dt इज इक्वल टू DNH3/dt, या तो ऐसा दे दे, किस भी फॉर्म में दे सकता है ना, या तो ऐसे ही लिख के दे देगा कि आपस में रिलेशन क्या है, ये 1/3 और ये 1/2, या फिर इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/3 हो जाएगा और उधर ऐसे ही रह जाएगा, या फिर इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करके। तो ऑप्शन कैसा भी मिले तुमको पता होना चाहिए, सही है सारे, ठीक है। या फिर कैसा देगा वो, इस फॉर्म में कि ये उधर चले गया तो -DNH3/dt इज इक्वल टू 3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3/2, सॉरी DH2 है, ये DH2 है ना, DNH3/dt। समझ गए कैसे? तो या तो रिलेशन के फॉर्म में ये वाला लिख के दे देगा, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। अरे यार दे दो, सुबह से शाम तक पूरा, ठीक है। बीच में खाना लेके आना, 2-3 ब्रेक दे दूंगा, हाँ। चलो पहला समझ गए। पहले में हाँ एक और ये भी लिख सकते हो जो तुम बोल रहे हो, ये कि 2 ऊपर कर दिया, इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई और 3 को यहाँ, इसको मैं 2 dt बाय, सॉरी DH2 यार, H2/dt इज इक्वल टू 3 DNH3/dt। तो कैसे भी पूछे रिलेशन तो सही जाएगा ना, बस इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, A+3B से क्या दिया है, 2C, सारे इधर A+3B से क्या दिया है, 2C। रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या दी है, ये, और दिया क्या है बेटा, इधर देखना, रेट ऑफ रिएक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ ए के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, इतना। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है। तो कभी भी ये सब चीज़ें देती तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, इक्वेशन लिखना, ठीक है। या फिर इधर देखो, सिंपल सा तुम लोगों को मैंने बताया था, अगर डायरेक्ट निकालना हो तो, अगर ये बी के टर्म्स में मुझे चाहिए ये वाली चीज़, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है ना, सारे इधर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। या तो सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी सिखाया था, है ना। तो सीधा मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन दी थी, सीधा 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इतनी, इसमें कितना है, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई है, 3×3 = 9, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं आ रहा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हर इक्वेशन की कैसे लिखी जाती है, ए है तो -DA/dt इज इक्वल टू, ये माइनस कम होगा ना, dB/dt, लेकिन आगे 3 है तो वो स्टोइकियोमेट्री में नीचे चले जाता है,
इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हमेशा बनता है तो dC/dt, और ऊपर 2 है तो वो नीचे चले जाएगा ये। अब उसने दिया क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, ये दिया है ना, इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है, 3 × 10⁻⁻3। तो ये और ये बराबर ही है ना, तभी तो उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन है ये और ये सेम ही है। जल्दी बैठो, ये और ये सेम है ना, ए वाला और आर आर। अब पूछा क्या था इसने, ये वाला पार्ट, मतलब यहां से क्या पूछा है, माइनस को इंक्लूड करते हुए ना, ये चीज पूछी है, तो इसके नीचे 3 इंक्लूड नहीं किया ना बीच में, तो वो 3 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आगे। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन है ना बी का, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर ओ आर, ऐसा कर दो, या फिर इसकी वैल्यू इतनी दी है तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई। समझ गया ना क्या कर रहा हूँ यार मैं। तो सीधा सा तुमको ये पूछा है, dB/dt इज इक्वल टू 3 × ये 3 × 10⁻⁻3, ये कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁻3। यूनिट लगाते रहना भाई, जो भी लिखिए मोल पर लीटर पर मिनट। समझ गए, बिना पेन उठाए भी अगर बहुत अच्छे से आता है तो। जब ये चीज़ यहाँ से दिख रहा है कि मेरे को ये आर ओ आर के बराबर ही होगा और ये निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लाई आर ओ आर में करते हैं तो इंडिविजुअल किसी का भी निकल जाता है। 3 का मतलब जो है, इसमें 1 है तो 1 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का। आया, कॉपी में करवाया था ऐसा मैंने, नहीं आया कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो समझ में। चलो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आया 3rd, कितना आया, फॉर द रिएक्शन ये दी है, वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की दी है ना, किसका, N2O5 कितनी दी है, 6.25 × 10⁻⁻3। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये, बिना स्टोइकियोमेट्री, और उसमें स्टोइकियोमेट्री भी बनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें मुझे। द रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, NO2 का पूछा है, और रेट ऑफ अच्छा रुको मैं याद, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का पूछा है और रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 का पूछा है। देखो, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O5 ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा कि नहीं, होगा ना, बिना स्टोइकियोमेट्री के ये चीज़ यही तो रहेगी। देखो अगर इसको मैं लिखूँ भी तो यही होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी N2O5/dt, यही तो है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 ही रखा नीचे, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर इनके भी लिख देता मैं, इसमें 2 है तो नीचे 2, इसमें 1/2 है तो नीचे 1/2, तो वो ऊपर हो जाएगा। लो प्लस करके क्या लिखना होगा, डी NO2/dt इज इक्वल टू, प्लस करके क्या लिखना होगा, DO2/dt। इसमें नीचे 2 है तो नीचे 2, इसमें नीचे क्या है 1/2, तो 1/2 जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा ना, नीचे 1/2 ऊपर। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसके टर्म्स में, इसके टर्म्स में सब बराबर ही होता है वो तो अपने को किसकी वैल्यू दी है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ये, इसकी दी है ना वैल्यू। रेट ऑफ डिसोसिएशन मतलब इस चीज़ की वैल्यू दी है, और ये चीज़ किसके बराबर है, ROR के बराबर ही है। तो जब मुझे ये पता लग गया कि इसकी कुछ वैल्यू दी है, वो किसके बराबर है, ROR के, साफ दिख रहा है। तो अगर मेरे को एक बार ROR की वैल्यू पता लग गई तो मैं किसी का भी इंडिविजुअल डिसोसिएशन फॉर्मेशन पता कर सकता हूँ ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का फॉर्मेशन क्या होगा, 2 × ROR, समझ गए। O2 का क्या होगा, 1/2 × ROR। ये कैसे लिखा, इधर देखो, फॉर्मेशन ऑफ NO2, फॉर्मेशन ऑफ NO2 का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये होता है ना, और इसमें आगे 2, यहाँ प्लस ये लगा देता हूँ, इस वाले में अपन लिखेंगे ये, और ये NO2 का फॉर्मेशन मतलब सिर्फ ये, O2 का फॉर्मेशन मतलब सिर्फ ये। तो अगर मैं को इसको इससे कंपेयर करूँ, इन दोनों को, ब्लू और ग्रीन वाले को, तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या आएगा, 2 × ROR, ठीक है। अब ये
ये वाली जो चीज़ है जो लिखा है ये क्या है, इतना ये चाहिए मुझे इससे, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर मान लो इधर ROR लिखूँ तो ये नीचे जाएगा ना, तो 1/2 का मल्टीप्लाई, तो 1/2 का मल्टीप्लाई। तो अगर एक बार तुमको रिएक्शन में ROR मिल गया तो तुम अगर इंडिविजुअल किसी का भी पूछो तो सीधा मल्टीप्लाई करो ना स्टोइकियोमेट्री को। समझ में आया है? इसका आंसर लिखूँ 2 इंटू ROR की वैल्यू कितनी है इसमें 1/2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ बस इतनी तो था। सॉल्व कर लेते इसको। राउंड फिगर में बताऊँ तो 6 2 12 पॉइंट कुछ आएगा वो, और फिर पॉइंट शिफ्टिंग तुमको आती ना, क्योंकि आंसर इसने 1.2 के फॉर्म में दिया था तो पॉइंट शिफ्टिंग तुम कर सकते हो। यहाँ भी 6/2 3 से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा, 3 पॉइंट कुछ 25 का भी आधा करोगे तो वो, और फिर पॉइंट अगर शिफ्ट करें तो 0.33 30 जो भी कुछ बोले आंसर ले आओगे ना। ऐसे बैठे हो एकदम। ये अगला, इन हेबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया मैन्युफैक्चर, ये याद है ना सबको कि हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। DNH3/dt की वैल्यू कितनी दी है, ये तो वैल्यू किसकी दी है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है ना। अगर स्टोइकियोमेट्री नहीं लगी नीचे 2 लगा देता तो ROR होता वो, लेकिन नीचे 2 नहीं लगाया तो क्या हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ ना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया, इतना। पूछा क्या है, द ROR एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ N2 एंड H2। N2 और H2 के टर्म्स में तुमको क्या लिखना है, ROR। कैसे लिखोगे, देखो इसको पूरे को लिखूँ मैं, इसको क्या लिखूँगा, -D N2/dt इज इक्वल टू -D H2/dt और नीचे 3 प्लस का D NH3/dt नीचे 2। ये हुई रेट ऑफ रिएक्शन पूरी। इसने इस चीज़ की वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁴ सिर्फ इसकी, ठीक है। वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁴। अब वो बोल रहा है ROR एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ N2। N2 के टर्म्स में ROR बताओ, और किसका पूछा है, H2 के टर्म्स में ROR बताओ। तो N2 के टर्म्स में ROR है कौन, ये है ना। N2 के टर्म्स में ROR यही वाला पार्ट है। H2 के टर्म्स में ROR कौन है, ये, ठीक है। तो उसने वैल्यू इस चीज़ की दी है ना मुझे, यहाँ से ये जो समझ में आई, उसने वैल्यू कहीं की दी है मुझे, इस चीज़ की दी है। तो अगर मेरे पास इस चीज़ की वैल्यू है तो मैं ROR निकाल सकता हूँ ना, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ इधर, 2 × ROR इज इक्वल टू ये होगा, रुक जाओ देखना, इस चीज़ की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास, इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁴, ठीक है। अब नीचे 2 भी तो था ना, अगर मैं पूरे को इंक्लूड करूँ तो इसको अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे इस पूरे की वैल्यू मिल जाएगी ना। अगर मैं बोलूँ तुमसे, रेड से मार्क कर देता हूँ कि ये बताओ, तो ये तो नीचे 2 भी होगा, तो अब कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 10⁴, ठीक है। ये सब चीज़ें इक्वल में ही तो है, बराबर, ये सब चीज़ें क्या है, बराबर है। 10⁴ हो गया, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ N2 और H2 और N2 के टर्म्स में तुमसे ROR पूछा है, तो H2 की चीज़ें, H2 की है और N2 की है। मुझे ROR की वैल्यू मिल गई ना 10⁴, क्योंकि ROR इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस पूरे रेड वाले की वैल्यू कितनी है, 10⁴, मतलब ROR कितना हो गया, 10⁴। तो मुझे पता है ना ROR कितना हो गया मेरा, 10⁴। ये इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। सॉरी, ये ना 2 × 10⁻⁴ दिया है, माइनस कर, हाँ प्लस रहने दो, लेकिन ठीक है। वो वैल्यू जो जाएगी ना वो प्लस में, तुम इमेजिन करके देखो, 2 × 10⁴ मोल्स पर लीटर, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी इसीलिए, ठीक है। चलो कोई ना, ये वैल्यू तुम लोग माइनस कर लेना बेटा ना, यहाँ पे वैल्यू क्या करोगे, 2 × 10⁻⁴ कर लेना, तो ये भी क्या हो जाएगा, -4, आंसर क्या आएगा, -4। अब मैं निकाल सकता हूँ आराम से, ROR मेरा कितना है, 10⁻⁴। मुझे नाइट्रोजन की टर्म्स में चाहिए तो कितना रह जाएगा,
रुको मैं सीधा लिख देता हूँ, ROR इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन 1 × 10⁻⁴ रहेगा, क्योंकि ये बराबरी तो है इसके। अगर मेरे को ये वाला चाहिए इसके टर्म्स में, तो ये है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा ROR में, तो ROR × 3 इन H2, तो 3 × 10⁻⁴ सिंपल। आगे समझ में क्या किया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की टर्म्स में ROR पूछा था, तो हाइड्रोजन के टर्म्स में ROR कितना होगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, नाइट्रोजन के टर्म्स में कितना होगा, नीचे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आया। चलो इधर बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, देख लेना, ठीक है। हाँ, N2 + 3H2 दैट विल गिव 2NH3 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कितने 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 मिनट। नाइट्रोजन के कितने मोल टूट रहे हैं, 2 मोल, कितने टाइम में, 1 मिनट में। पूछा गया है ROR, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये भी दे, और वॉल्यूम कितना दिया है, 1 लीटर। तो रिएक्शन लिख लूँ सबसे पहले, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ dN2/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dH2/3dt इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2dNH3/dt। ये लिखा, इतना लिखते आ गया सभी को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, उसने अमोनिया का कुछ दिया है ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन वाले का, तो इससे मुझे क्या दिया उसने, इस वाले से ऊपर क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो माइनस ऑफ नाइट्रोजन के कितने मोल है, 2 मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर लीटर, तो मोल्स दिए थे ना उसने, मोल्स की टर्म में दिया था, तो मोल्स कितने, 2, लीटर कितना, 1, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया, टाइम वॉल्यूम कितना दिया, 1 लीटर, तो वो मैंने रखा। समझ गए जी, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है बेटा, ब्रैकेट लगा देना अपन बड़ा, कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये मोल्स पर लीटर। तो इससे मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, -2। ये क्या है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, ये समझ गए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, -2, लेकिन माइनस में कभी आएगा नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस में आएगी। ये हटा दो तुम लोग, इधर देखना, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है तुम्हारा, 2, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्लस में आएगी, तो वो हटा दो, क्योंकि ये लिखा था फॉर्मेशन 2 मोल नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 मिनट, तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं ना, तो इसीलिए उसने यहाँ भी माइनस लगाया होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अब मुझे कितनी मिल गई, 2। ये तो पहला आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड निकालते हैं, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 3 × ROR हो जाएगा, ये पूछा है, 3 इधर जाएगा, 3 × 2 6। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया वाले में कितना है, नीचे ये है, तो इसका इधर 2 × ROR, 264। ये जो लिखा है ना, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 1 मिनट, ठीक है। तो तुम यहाँ पे मत करना, रिएक्शन जो है वही है, रेट ऑफ रिएक्शन जैसी है वैसी ही रखना, ठीक है। 2 मोल से अपना कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना बस। कॉन्सेंट्रेशन ये निकला, ये सारे अपना आंसर जो आएंगे यूनिट क्या है, मिनट वाली है, इसीलिए ऐसा है। अगर यही चीज़ सेकंड में आता तो ये आंसर अभी कितना है, 2 मोल पर लीटर पर मिनट। अगर इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 60 से डिवाइड करूँगा ना, तो 2/60 मतलब 1/30 मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसा। इसको भी सबको 60 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, ये मोल पर लीटर पर मिनट है, इसको करोगे तो 6/60 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये कितना है,
मोल पर लीटर पर, हाँ हाँ, बट ऑप्शन जो दिए थे वो ऑप्शन के हिसाब से देखना, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे ना इसीलिए, ठीक है। ऑप्शन देख लेना यूनिट के हिसाब से। इसमें कितना है, 4/60, 2/30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन देख लेना तुम, ऑप्शन मिनट में दिया हो तो मिनट में रख लेना, ऑप्शन सेकंड में दिया हो तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है? अब ये वाला करो, इसका है आंसर कुछ। चलो बाकी सारे भी बेटा इधर देख लो। ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ मत करना, इस इक्वेशन के हिसाब से अपनी ये इक्वेशन बनेगी, फिक्स है। जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी रहेगी उसी से ये चीज़ लिखोगे तुम, मोल वोल से उस इक्वेशन को चेंज नहीं करोगे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये अगला, इसमें क्या करना है, देखो ये इक्वेशन दी है तो इक्वेशन के हिसाब से बना लूँ मैं। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, -d N2O5/dt, ये कितना है 2 = प्लस ऑफ d NO2/dt, और ये कितना आएगा 4 प्लस ऑफ d O2/dt, और नीचे कितना आएगा 1, ये लिखता है माइनस प्लस प्लस, ठीक है। इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 इज 2, अपीयरेंस ऑफ N2 की वैल्यू कितनी दी है इसने, ये है ना अपीयरेंस, तो ये बस इसकी वैल्यू कितनी दे रहा हो 2, ठीक है, 2 मोल पर लीटर पर। तो ROR पूछा है पहले, तो ROR क्या होता है, ये तो इस पूरे के बराबर होता है ना ROR, तो मैं ROR लिख लूँ यहाँ पे 2/4 होगा, इसकी वैल्यू 2 है, डिवाइड विद 4 करूँगा तभी तो ROR आएगा। ROR कितना आया 1/2, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, किसी का भी डिसोसिएशन अपीयरेंस पूछा है तो ROR इंटू क्या करते हैं, उसकी स्टोकियोमेट्री, N2O5 की स्टोकियोमेट्री कितनी 2, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू, इसका आंसर आएगा 1। क्लियर है? और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O5 मतलब ये पूछा है ना बस उसने, ये ठीक है। तो ROR में किसका मल्टीप्लाई करता हूँ 2 का, तो या तो ऐसे डायरेक्ट लिखो या फिर ऐसे लिखो, समझ गए? इसका आंसर ये आया था तुम्हारा 1/2 और 1, सभी का जिन जिन ने सॉल्व किया। अंकित देखना ये आया था, हाँ, और 1 कर रहा है अभी। ये रिएक्शन दिया, किसका ग्राफ है, हाइड्रोजन का। तो जिसका ग्राफ होता है उसका बस इंडिविजुअल डिसोसिएशन एसोसिएशन जो भी होता है वो निकलता है ग्राफ से। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन और N2 का है, तो पहले जो ग्राफ दिया है उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, वो निकाल लूँ। ग्राफ से क्या निकालते हैं, हाँ हाँ, मतलब इंस्टेंटेनियस वाला, इसका ये निकलेगा तो D, अच्छा रुको, ग्राफ मतलब क्या, स्लोप, स्लोप मतलब क्या tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है ना, मैंने बोला था एक पॉइंट का दे तो एक पॉइंट लेना, गैप दे तो गैप लेंगे ना, और गैप फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं। फाइनल कौन है 6, और ऐसे आता है ना, इसमें इधर जाते हैं तो 6 - 10, बेस में 4 - 2, ये कितना आ जाएगा मेरा 6 - 10, 4/2, हाँ सॉरी -4/2, ये कितना आ जाएगा -2। ये क्या है मेरा स्लोप आया। स्लोप आया मतलब क्या है, हाइड्रोजन का है ना, इसका मतलब ये चीज़ किसके बराबर है, सिर्फ H2 है वो, dH2/dt। स्टोकियोमेट्री नहीं लिखते हैं बोला था, जब ग्राफ से अगर चीज़ें आती है तो वो उस पर्टिकुलर की ही आती है, बस हाइड्रोजन बोला तो सिर्फ हाइड्रोजन की आएगी विदाउट स्टोकियोमेट्री, क्योंकि अगर मैं स्टोकियोमेट्री लगा देता हूँ तो वो तो ROR के बराबर हो जाता है ना, तो ROR नहीं निकलता ग्राफ से। ग्राफ से क्या निकलेगा, जिसका दिया है सिर्फ उसी का, तो जिसका दिया है सिर्फ उसी का ये वैल्यू है। समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अब अगर इस चीज़ में मैं स्टोकियोमेट्री का डिवाइड करूँ तो ROR आएगा। देखो इसकी अगर मैं कोई इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ROR = -of dN2/dt = -of dH2/dt × 3 = प्लस ऑफ dNH3/dt × 2। तो मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू है,
सिर्फ इस चीज़ की वैल्यू है ना, ये माइनस लगा लेना। इस चीज़ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2। इसकी वैल्यू कितनी आई, -2। अगर मैं उसमें स्टोइकियोमेट्री भी इंक्लूड कर दूँ तो ROR होगा ना, समझ गए। या फिर मैं चलो लिख ही देता हूँ यार। तो ROR कितना हो जाएगा मेरा, ये -2/3, -2 इस पूरे की वैल्यू है, डिवाइड विथ 3 करूँगा तो इक्वल है ना ROR के। तो ये क्या है मेरा ROR -2/3। और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्लस में आती है तो माइनस तो आने का चांस ही नहीं, याद रखना, वो माइनस फिर नहीं लगेगा। स्लोप tan थीटा, रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल हमेशा क्या जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव, याद रखना, ठीक है। अगला क्या तुम्हारा, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2 का पूछा है तो ROR इंटू N2 में जो भी आगे ROR इंटू 1, ROR इंटू 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 2/3। समझ गए क्या किया। N2 का क्या पूछा था, ROD, सिर्फ N2 का यही है ना, मतलब पूरा पार्ट यही है, और ये इसके बराबर ही तो है, बिना कोई चीज़ को मल्टीप्लाई किया, तो 1 × A किया मैंने ROR, तो सेम ही आया आंसर। समझ गए ये चीज़ सभी, ठीक है। और ये सिंबल कभी भी ROR की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। भले तुम्हारा स्लोप यहाँ ऐसा आ रहा है, लेकिन जब ROR लिखोगे तो उसको पॉजिटिव कर लेना, क्लियर है, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करने अपने को ना। ये देखो, ये जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने अभी, ठीक है, इसमें जो सिंबल का कंफ्यूजन हो रहा था वो ऐसे देखो, ग्राफ से अपन क्या निकालेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर चेंज इन टाइम, ये निकलता ना ग्राफ से। ग्राफ में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिया है और चेंज इन टाइम दिया है, तो ग्राफ से सिर्फ ये चीज़ निकलेगी ना। ग्राफ में सिंबल ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सिंबल लगेगा, तो ग्राफ की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ये वाली। ये वैल्यू क्या आई मेरी, -2। बेटा इधर देख लो, ग्राफ से क्या निकलता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम कितना आया, -2। ग्राफ में कहीं भी उसने ये नहीं लिखा था ना कि वैल्यू वो रखना है तुमको, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखा, चेंज इन टाइम लिखा, तो वैल्यू क्या है -2। लेकिन ग्राफ नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का है तो मैं स्लोप के लिए माइनस लगाऊंगा ना, क्योंकि ग्राफ नेगेटिव का है। हाँ भाई, डी लिखो, चेंज लिखो, ठीक है, बट यहाँ पे चेंज ही ना, अभी इंस्टेंटेनियस के लिए निकालते, बट अभी याद रखो, ठीक है। तो जब ग्राफ का एंगल कम है तो यहाँ भी मैं फिर अब माइनस लगाऊंगा ना, तो इसीलिए फिर ये क्या हुआ तुम्हारा, माइनस और माइनस करके प्लस होगा। तो ये अब इस चीज़ की वैल्यू आई है तुम्हारी ये, समझ गए। तो ग्राफ अगर आता है और ग्राफ के अलावा कभी भी पूछता है तो अपन इस माइनस को इंक्लूड रखते हैं यहाँ पे। अगर ग्राफ के अलावा पूछता है कि डिसोसिएशन ऑफ N2 बताओ सिर्फ, तो माइनस रखोगे, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन बताओ तो माइनस इंक्लूड करके रखते हैं, एसोसिएशन ये रखो तो प्लस इंक्लूड करके ही रखते हैं। लेकिन जब ग्राफ से बात करेगा तो पहले जो वैल्यू निकाली है वो आएगी, फिर एंगल प्लस है कि माइनस, उसके हिसाब से आगे सिंबल लगाना। समझ गए ये चीज़। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इधर देखो, ये क्वेश्चन दिया है, ग्राफ किसके लिए दिया है, क्यू के लिए। रिएक्शन क्या दी तुम्हारी, 2p + 3q दैट विल गिव r। पूछा गया ROR बताओ और ROA ऑफ r, ठीक है। एंगल कितना दिया है 35। ग्राफ से क्या पता लगता है, स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब tan 135 डिग्री, यही है ना tan थीटा मेरा, कितना है tan 135। अब ये इंटीरियर एंगल कितना होगा इसका 45, ये समझ में आया। तो tan 135 को सिंबल चेंज करके दोनों लिख सकते हैं ना अपन, ये चीज़ पता है ना कि जब भी sin cos tan पढ़ते हो तो जस्ट उसका अपोजिट वाला सिंबल चेंज के साथ वैल्यू सेम रहती है। समझ गए चीज़, ठीक है। तो इसी को मैं ये लिख सकता हूँ ना, -of
1045 डिग्री। अगर तुमको 10 135 की वैल्यू निकालते नहीं आती है तो तुम बचा हुआ 180 से जो एंगल है उसको अपोजिट सिंबल के साथ रख दो। समझ गए चीज़? 10 क्या होगा 1 तो -1, ये क्या है तुम्हारा स्लोप आया है। ठीक है, अब तुमको क्या निकालना है यहाँ से ROR, रेट ऑफ रिएक्शन किसी के भी निकाल लो। ये क्यों दिया था ना, तो ये जो तुम्हारा आया है 1, ये क्या है Q के हिसाब से मैं देखूँ तो सिर्फ Q का है ना, dQ/dt इज इक्वल टू -1। ग्राफ से मैंने अभी बोला था कि ये रखोगे चेंज अपॉन चेंज एंगल। tan थीटा क्या होता है, इसका चेंज अपॉन उसका चेंज, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो यार tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। विदाउट सिंबल आया ना, तो विदाउट सिंबल वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि Q का मैं वो लिखूं इंडिविजुअल वाला, तो Q का इंडिविजुअल वाला मैं ऐसे लिखूंगा ना, आगे माइनस भी तो लगाऊंगा ना क्योंकि Q इधर है, तो यहाँ पे भी मैं माइनस लगाऊंगा। समझ गए चीज़? तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा +1। किस चीज़ की वैल्यू है वो, इस पूरे की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है ROR, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन तीनों में से तीनों के बराबर ही है ना, तो Q वाले से चाहिए मुझे, तो मैं Q वाले के लिए लिख लूँ -ऑफ dQ/dt इंटू नीचे 3। इस चीज़ की वैल्यू क्या आई 1, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 ROR आ जाएगा प्लस का। अब मुझे चाहिए रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ R का एसोसिएशन का चाहिए, तो R का एसोसिएशन सिंपल है, देखो प्लस है dR/dt, या तो मैं ऐसे लिखूं या फिर लिखूं ROR इंटू इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी 1, तो 1। ROR कितना है ये, तो 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3, और ये भी आएगा प्लस में। समझ गए? तो सिंबल का कन्फ्यूजन अब तो नहीं करोगे। ग्राफ से जो भी चीज़ निकल रही है अपनी, वो स्लोप निकलता है। स्लोप मतलब चेंज बाय चेंज, तो वो चीज़ हमेशा काय में आती है, सिर्फ ये ब्लू वाला, तो वो -1 आया है। लेकिन मुझे अगर इसका ही लिखना है इंडिविजुअल वाला, तो वो तो माइनस सिंबल के साथ लिखाता है ना, तो ऐसा है। समझ गए? अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है वो आता है कि ऑर्डर फाइंड करना रहता है और के की यूनिट देता है। समझ गए? यूनिट देगा के की, वहाँ से क्या फाइंड करना रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कौन से ऑर्डर की यूनिट है। ठीक है, इधर देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज गिवन, तो या तो इस तरीके से याद रखो या फिर जैसे अपन ने याद किया था वैसे, या फिर 1-2 तरीके और बता दूंगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ लीटर माइनस पावर ऑफ टाइम, ये कर सकते हो। या तो कैसे पता करोगे, पावर ऑफ लीटर की पावर में क्या लगा है और टाइम की पावर में क्या लगा, माइनस कर देना। तो उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ठीक है, या फिर देखो 3 तरीके हैं, तीनों एक साथ बता देता हूँ और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये तीसरा तरीका है ना, पहला दूसरा। ऑर्डर निकालने की 3 तरीके हैं कैसे, या बोलो 3 ट्रिक हैं। ठीक है, सारे इधर याद है ना। ऑर्डर निकालने के 3 तरीके हैं के की वैल्यू से, पहला दूसरा तीसरा। पहला तरीका क्या है, 1 - n करो, n मतलब 1 - यूनिट ऑफ मोल करो। मोल की जो भी यूनिट दे रखी है ना, उसको 1 में से माइनस कर दो, आगे 1 लगाना है, माइनस जो भी मोल की यूनिट है। मोल कुछ नहीं दे रखा है तो 0 ही होगी यूनिट। ठीक है, तो 1 - मोल की यूनिट। सेकंड क्या है, 1 को ऐड कर दो लीटर में, 1 से माइनस कर दो मोल की यूनिट, 1 में ऐड कर दो लीटर की यूनिट। वन माइनस मोल की यूनिट, या फिर बोलूं 1 प्लस लीटर की यूनिट, या फिर तीसरा वाला क्या बोलता है तुम्हारा, लीटर की यूनिट माइनस टाइम की यूनिट। लीटर की यूनिट माइनस टाइम की यूनिट,
ये 3 तरीके, जो तरीका तुमको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। ज़्यादा बेटर है, प्लस वाली चीज़ें जल्दी याद रहती है अपने को माइनस के कंपेयर में, तो माइनस माइनस वाली हटाओ, ज़्यादा बेटर है प्लस वाली से करते हैं, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तीनों से अपन करके देखें। ये के दिया है, अब इस के की यूनिट से तुमको क्या पता करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। ये पहला तरीका लगाऊं, 1 माइनस मोल की यूनिट, तो 1 माइनस मोल की यूनिट कितनी है, पहले तरीके से कर रहा हूँ ना। 1 माइनस मोल की यूनिट कितनी दी है, 1, कुछ नहीं दिया तो 1 होगा ना, 1 माइनस 1 कितना आया, 0, ठीक है। दूसरा 1 प्लस लीटर की यूनिट, 1 प्लस लीटर की यूनिट कितनी दी है, -1, तो -1, 1 प्लस लीटर की यूनिट, तो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 0। तीसरी ट्रिक क्या बोलती है, लीटर की यूनिट माइनस टाइम की यूनिट, तो लीटर की यूनिट कितनी है, -1 माइनस टाइम की यूनिट कितनी है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा वो, तो कोई से भी मेथड से निकालो सेम ही आंसर आएगा। लेकिन बेटर है कि प्लस वाली चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, तो लीटर की जो भी यूनिट दी हो उसको 1 में ऐड कर देना। आ रहा है फोन में, सेकंड, इससे अगर इन यूनिट का, इसमें तो सिर्फ सेकंड दिया है, तो मोल की पावर भी 0 है, लीटर की पावर भी क्या है, 0। इससे अगर मैं निकालूं इस वाले के लिए, है ना, पहली ट्रिक क्या बोलती है अपनी, इधर देखो वापस, 1 माइनस मोल की यूनिट, 1 माइनस मोल दिया है क्या, नहीं दिया, तो मोल की यूनिट 0 ही होगी ना, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस लीटर की यूनिट, लीटर पे कुछ नहीं दिया तो क्या है, 0, तो 1। तीसरा टाइम की सॉरी लीटर की यूनिट माइनस टाइम की यूनिट, लीटर की यूनिट क्या है, 0, टाइम की यूनिट क्या है, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। कोई भी तरीके से करो आंसर तुम्हारा वही आएगा, समझ गए। अब इन सब में फाइंड कर लोगे, मैं लीटर वाले से कर लूँ, ज़्यादा बेटर है कि 1 प्लस लीटर की यूनिट, खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस लीटर की यूनिट क्या है, 1, इसका आंसर क्या है, 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इस वाले में 1 प्लस लीटर की यूनिट कितनी है, ये दिया है, लेकिन ये तो डेसीमीटर क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 लीटर होता है अपना, तो ये क्या आएगा, 1 लीटर। लीटर की यूनिट अभी कितनी है, 1, तो 1 प्लस 1, हाँ मतलब 2। यहाँ पे 1 प्लस लीटर की यूनिट कितनी दिख रही है, 2, तो ये क्या आएगा, थर्ड ऑर्डर। ये 1 प्लस लीटर की यूनिट कितनी दिख रही है, 0, तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन के तरीके हैं इसमें। यहाँ लीटर की यूनिट 1 थी, यहाँ लीटर की यूनिट 1 थी, यहाँ लीटर की यूनिट 2 थी, और यहाँ लीटर की यूनिट 0 थी। समझ गए चीज़ें। तो पहले क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन से, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, ठीक है। दूसरा आते हैं PYQ में आए हुए हैं, देखना, यूनिटी पूछता है और सीधा के की वैल्यू देके, मतलब के की वैल्यू देके ऑर्डर पूछता है, समझ गए सभी, ठीक है। ये वाला करो, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, के की वैल्यू दी है, ऑर्डर आराम से निकाल सकते हो ना, लीटर वाले ट्रिक से कर लो। 1 प्लस लीटर के कितना है, 1, 2, मोल से करूँगा तो क्या बोलूँगा, 1 माइनस मोल की यूनिट कितनी है, -1, क्योंकि लीटर पर मोल पर सेकेंड है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीटर पर मोल मतलब मोल इनवर्स और सेकेंड, तो 1 माइनस -1, तो भी ये क्या आएगा, 2, है ना। किसी से भी करोगे तो वही आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 2 टाइप के क्वेश्चन कवर हुए, रेट ऑफ रिएक्शन वाले और ऑर्डर निकालना के की यूनिट से। तीनों ट्रिक्स याद रखना, बेटर है 1 प्लस लीटर, बस लीटर में यहाँ कन्फ्यूज मत होना, डेसीमीटर क्यूब दे दे तो मीटर की लगा दी तुमने, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो और लीटर की बनाएंगे, क्लियर है। ये क्वेश्चन बना तुम लोगों से, फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। देखो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, कितनी होती है, मोल पर लीटर, हाँ बेटा 1 माइनस n, 1 मिनट रुक जाओ यार, और ये रेट कांस्टेंट मतलब के की यूनिट, हाँ अब बोलो। ऊपर वाले में दिया तो
नहीं दे दे तो दोनों देखो वो लिखने का तरीका है, लीटर पर मोल पर सेकंड लिखा है, पर मोल मतलब लीटर के अपॉन में मोल है ना, तो मोल ऊपर जाएगा तो -1 ही आएगा। तो सारी चीजें इस तरीके से लिखी होनी चाहिए लाइन से। तो भी सेकंड पर -1 सेकंड वाले पे लगता ना, देखो इसका मतलब क्या है, लीटर लगाई नहीं ना। पर मोल, और लीटर के नीचे क्या है, सेकंड भी है। क्वेश्चन में ये यूनिट है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लीटर पर मोल पर सेकंड। तो ये भी तो वही बात है ना, लीटर पर मोल ऐसे लिखते हैं, सेकंड ऐसे लिखते हैं। तो वो जो डंडे लगाए वो पर के हैं, तो अगर ऐसे लिखना हो तो उसके ऊपर लिखा जाता है ना, जैसे वो यही बात है ना, लीटर पर मोल लीटर पर सेकंड। तो इसको अगर लिखूँ तो मोल ऊपर माइनस में, सेकंड माइनस में, वही लिखा है, ठीक है। इधर देखो बेटा, इसमें क्या पूछा है, अब यूनिट पूछ लिए तुम लोगों से। ये इक्वेशन देके क्या पूछिए, यूनिट। रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला यही होता है ना, अपन ने क्या पढ़ा था, मोल बाय लीटर 1 - n कर देना सेकंड इनवर्स। अगर लीटर बाय मोल करते तो n-1 करते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही याद रखो, मोल बाय लीटर 1 - n, ये याद रहेगा। अब n क्या होता है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये प्लस ये। तो मुझे ये तो पता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे, 3/2 प्लस -1, मतलब 3/2 -1। 3/2 -1 कितना हुआ, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 -1 मतलब 0.5, 0.5 मतलब 5/10 1/2। क्यों, समझ गया ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1/2। अब मैं बस उसमें वैल्यू रख दूंगा, तो आएगा क्या, मोल पर लीटर 1 - n था ना, n क्या होता है 1/2, और सेकेंड इनवर्स, तो 1 - 1/2 -1/2 होगा। तो अब मैं यूनिट लिख दूं, मोल की पावर -1/2, लीटर नीचे -1/2 ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर 1/2, और सेकेंड इनवर्स में ही था। ये समझ गए। अच्छा सॉरी, हाँ मैंने गलत लिख दिया। 1 - 1/2, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा ना, तो ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आ जाएगा, ये -1/2, क्योंकि नीचे वाले पे होगा ना 1/2 1/2, तो 1/2 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो -1/2, और सेकेंड ऐसे ही था। समझ गए ये चीज़ सभी, ये क्लियर है। तो क्वेश्चन कितने टाइप के आ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन पहला टाइप, के दे के ऑर्डर पूछ सकता है, इक्वेशन दे के रेट की यूनिट पूछ सकता है। इतना बड़ा थ्योरी का भी। अब एक और जो सबसे ज़्यादा टाइप के आते हैं वो ये, अच्छा ये वाले टाइप के आते हैं, संगीत पानी यार, ये वाले बने किसी से, चलो इधर सभी इधर ध्यान दे रहे हैं। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस, देखो अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ तो ये लिखता हूँ ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। अब क्वेश्चन तीसरा टाइप पता है क्या आता है, वो ये बोलता है इसका कॉन्सेंट्रेशन इतने से बढ़ाया, इसका इतने से बढ़ाया, इसका इतने से कम किया, इसका इतने से कम किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फॉर रिएक्शन दिस इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा। मान लो नॉर्मली क्या था, R इज इक्वल टू के इंटू ए और बी की पावर कितना था 2। अच्छा, और ये ओरिजिनल होती है ना, ये इससे नहीं लिखी जाती है, बोला था प्रैक्टिकल है, मतलब सॉरी हाँ एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकली लैब में निकाली गई वैल्यू से। तो ये मत सोचना कि ये गलत डाटा दे दिया होगा, यहाँ 2 आएगा वहाँ 4 आएगा, या इस 2 को 4 से कट कर दिया तो आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो है वही है। तो ये दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन ने बोला क्या है, ए को क्या किया है डबल, तो मैं ए को डबल कर दूं, यही है ना। अब ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम क्या करोगे,
दूसरी वाली को पहले की टर्म्स में लेके आना, दूसरी वाले को पहले के टर्म्स में लेके आना मतलब 2 को यहाँ इसकी पावर क्या 1 है ना। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लूँ तो क्या आएगा के 2, मतलब ये देखो 2 बाहर निकाल दिया पूरा मैंने, के ए और बी का स्क्वायर। तो अब तुमको ये वाली चीज़ समझ में आ रही है ना, ये जो चीज़ थी ये r के बराबर थी, r1 बोल लेता हूँ मैं, तो यही तो वो चीज़ है जो r1 के बराबर है। समझ में आया कुछ? तो अब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ ना कि r2 जो है, r2 इज इक्वल टू 2 इंटू r1। तो रेट क्या हो गई, 2 टाइम्स इंक्रीज हुई। समझ में आया ना? देखो क्या करना है, ओरिजिनल जो लिखी थी वो लिखोगे, कंडीशन जो दी है उसके हिसाब से लिखोगे। अगर यहाँ ऊपर मान लो 2 होता तो 2 का भी स्क्वायर करता मैं, फिर 2 को बाहर निकालता, फिर जो भी वैल्यूज आ रही उनको एकदम साइड में कर दो तो ओरिजिनल जैसा बन जाएगा। तो ओरिजिनल वाले में कितने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ये वैल्यू आ रही है, उतने टाइम बड़ी घटी है। अगर यहाँ 1/2 आता तो आधी हो जाती। तो वैसे अपन ने और भी किए हैं, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन आएंगे। अब एक और मैं करता हूँ, तुम साथ साथ में देखते जाओ। r1 इज इक्वल टू के इंटू ए और b की पावर 2, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, ये r1 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब r2 क्या बोल रहा है, ये इससे आएगा ना r2, इससे क्या आएगा r2 क्या बोल रहा है, के इंटू बी को हाफ किया है ना, ए को कुछ नहीं किया है तो ए ऐसे ही रहेगा, बी को हाफ किया मतलब b/2 और स्क्वायर। समझ में आया क्या किया है? अब इसको बस मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मेरा है 1/2 का स्क्वायर है ना, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो ये 1/4 पूरा बाहर ले आऊँ मैं, तो 1/4 पूरा बाहर ले आया, के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। तो ये जो चीज़ तुम्हारी आई है यही तो r1 है ना। तो r2 मेरा कितना है यहाँ पे, ये r1/4। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, आधी हो गई ना, सॉरी 1/4 हो गई, r1 का 1/4 हुआ ना r2। तो रेट, या तो मैं बोलूँ कि रेट डिक्रीजेस बाय मतलब 4 टाइम्स, ठीक है, रेट डिक्रीज्ड, बोलूँ कि ऐसे ही बोलो और क्या, या फिर इंक्रीज बाय 1/4 टाइम्स। देखो अगर आगे वाली चीज लिखते तो 1/4 इंक्रीज बोलूँ या डिक्रीज बोलूँ तो 4 टाइम्स, जैसे भी तुम लिखना चाहो, जो भी ऑप्शन आए। ये वाला तीसरा करूँ, ओरिजिनल कितना दिया था, के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। अच्छे से समझ लेना बेटा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। r2 कैसे लिखूंगा मैं, देखो ए और बी दोनों को डबल कर दिया ना, तो ए को भी डबल किया मैंने, जिन जिन का बोले उन उनको करना है, बात खत्म, और बी को भी डबल किया है। अब सॉल्व करूं, ए की पावर में तो कुछ नहीं, तो 2 ऐसा कैसे बाहर आएगा, लेकिन इस 2 की पावर में 2 है ना, मतलब 2 2 4, तो बाहर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 के ए इंटू बी का स्क्वायर। ये वापस गोला बनाऊं क्या, ये सेम ही है। तो r2 क्या आ रहा है तुम्हारा, 8 टाइम्स ऑफ r1, मतलब रेट इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। सिंपल है ये। देखो एक तो ये आ सकता है कि एक को डबल किया, दूसरे को डबल किया, मतलब दूसरा फिक्स दूसरा डबल, एक फिक्स, दोनों ही डबल, दोनों ही कम ज़्यादा कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आता है इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड। अभी तक तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन खुद वॉल्यूम पर डिपेंड है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर, ये होता है ना। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है अपना, मोल्स पर लीटर, तो लीटर ही तो वॉल्यूम है।
तो कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया ना। तो इसने क्या बोले, वॉल्यूम कितने से कम किया है, 3 से, तो कॉन्सेंट्रेशन 3 से बढ़ेगा। समझ में आया? वॉल्यूम अगर तुम कम कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ही ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज बाय 3, और कुछ नहीं बोला है तो दोनों को ही बढ़ाना है। अगर वो एक का बोलता कि वॉल्यूम बी का कम किया है, ए का कम किया, कुछ ऐसा बोलता तो मैं उस इंडिविजुअल के हिसाब से लेता। कुछ नहीं बोला तो दोनों के हिसाब से लूँगा। चलो, तो ओरिजिनल वाली लिखूँ क्या, वापस लिख लेता हूँ। R इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर R1। R2 क्या लिखूँ अब मैं, के कॉन्सेंट्रेशन 3 से बढ़ाया ना, तो दोनों को बढ़ाया 3 से, तो 3 टाइम्स ऑफ ए, और इधर क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ बी का स्क्वायर। यहाँ 3 की पावर में 1 था तो 1 ही रहेगा, 3 बार आएगा। यहाँ 3 की पावर में 2 है, मतलब 3 इंटू 3 है ना वो, मतलब 9 यहाँ से बाहर आया और यहाँ से कितना बाहर आया, 3, तो 3 9 से 27 तो 27 के ए और बी का स्क्वायर। तो ये पुराने जैसे ही तो हुआ अपना। तो कितने टाइम्स बढ़ी, 27 टाइम्स, तो रेट इंक्रीज बाय 27 टाइम्स। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं, रेट इंक्रीज बाय 27 टाइम्स। समझ गए? कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन तुम लोग भी अब। ठीक है, गुड। ये अगला टाइप का क्वेश्चन, समझ गया ना? ये सभी इधर, ये वैरायटी दूसरी है ना, जो वैरायटी आती है वो सारी एक एक बता रहा हूँ, फिर साथ में कर लेंगे क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन कुछ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ाई। ए का डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन कितने से बढ़ी, 2 से। दोनों को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन कितने से बढ़ी, 8 से। पूछा क्या है, रेट लो, एक्सप्रेशन लिखो। अभी एक्सप्रेशन दे रहा था एक, उससे एक को बढ़ाया एक को कम, तो रेट कितनी बढ़ी वो पूछ रहा था। अभी बता दिया ये कितना बढ़ाया तो रेट कितनी बढ़ी, ये बढ़ाया तो रेट कितनी बढ़ी, और पूछ रहा है इक्वेशन लिखो और एक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे पता है ना रेट क्या होता है, कि ए को डबल किया ना इन्होंने। अच्छा देखो, इसमें ऐसे देखना, रेट इज इक्वल टू के, तुम एक्सप्रेशन पता है कैसे लिखोगे, ए की पावर 4 बी की पावर 3, लेकिन ये सही है क्या, नहीं ना। अगर ये तो एक्सप्रेशन ही मिल गया ना, फिर एक्सप्रेशन तो उसने पूछा था, डायरेक्ट ही इतना लिखना होता तो ये बीच में इतना क्यों करता, तो ये नहीं लिखा था ऐसा। वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है और उनकी वैल्यूज अपने को नहीं पता ना, तो मैं ऊपर क्या लिखूं एक्स और वाई लिख दूं, ये सही है ना। अब वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए तुमको ये हिंट दी गई है, सीधे ही लिखना होता तो वो इतना क्यों करता, सीधे बोलता रिएक्शन से लिख लो, लेकिन रिएक्शन से अपन कभी नहीं लिखते हैं। समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं यार तुम लोगों को? ठीक है, ये अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई फाइंड करना है, तो जो 2 कंडीशन है वो लिख लूँ मैं। इधर देखना, रेट इज इक्वल टू के ए दी पावर एक्स बी दी पावर, एक तो ये इक्वेशन है। अब ए को डबल किया है और बी को कुछ नहीं किया, तो बी ऐसे ही रहेगा। और रेट कितने से बढ़ी 2 से, रेट होता ना। ठीक है, अगला दोनों को डबल किया है, रेट कितने से बढ़ी 8 से। ठीक है, तो अब यहाँ से तुमको पता है क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं, एक बार एक क्वेश्चन में अपनी भाषा में लिख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ऐसी 2 इक्वेशन उठाओ जिसमें चीज़ें कट रही हो। अगर ये 1 है
ये 2 और ये 3 है। तो तुमको ऐसी इक्वेशन उठानी है जिसमें चीज़ें कट रही है। जैसे मुझे x फाइंड करना है, x की वैल्यू, देन ट्राई की y कट जाए। अगर x की फाइंड करना है तो y ऐसा ढूंढो जो सेम है। किन किन में सेम दिख रहा है y? इन दोनों में। तो जब इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो ये तो पूरे ही कट जाएगा ना, तो मुझे x वाली चीज़ मिल जाएगी इससे कंपेयर करके। ठीक है, तो मैं लिख लूँ सीधा 2 डिवाइड विद 1। अब 1 2 भी कर सकता था, लेकिन मेरे को पता ना ये चीज़ आगे 2 है तो बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखूँगा, छोटी नीचे। तो इसमें तुम विदाउट मतलब क्या रखोगे, देखो ओनली पुट नंबर्स। देखो यार, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो r से r कट जाएगा, k से k कट जाएगा, a से a, b से b। एक बार लिख के बताऊँ क्या पूरा? तो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 2/1 इधर रहेगा, 2/1 इज इक्वल टू k/k तो कट जाएगा, a से a भी कट रहा है तो 2 की पावर x और 1 की पावर x, तो 2/1 की पावर x, और ये तो पूरे ही कट जाएगा ना, ये चीज़ बची। इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं? देखो 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो क्या है 1, इधर 2 के ऊपर क्या लिखा है x, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। थोड़ा कैलकुलेशन है बट समझिए क्या है पक्का। ऐसे b की वैल्यू तुम लोग निकाल के ट्राई करोगे एक बार? अरे यार छुट्टी का मत पूछो, 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगा, मतलब वैरायटी खत्म हो जाएगी ना। 5.5 बोल दो। इधर देखो, ये मैंने क्या निकाला x की वैल्यू के लिए। बेटा सारे सुनो, अब तुम लोग y की वैल्यू के लिए निकालो खुद से। जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ क्या करोगे। y की अगर वैल्यू निकालनी है तो मुझे ऐसी 2 इक्वेशन चाहिए ना जिसमें x कट रहा हो पूरा पूरा। ऐसी कौन सी इक्वेशन दिख रही है जिसमें x पूरा पूरा कट रहा हो? देख के बताओ। सेकंड और थर्ड में ना, अगर मेरे को y चाहिए तो मेरे को चाहिए कि x पूरा कट जाए। इन दोनों में तो दिख रहा है, तो अब इन दोनों को डिवाइड करना है, लेकिन ऊपर किसको रखूँ नीचे किसको? ये बड़ा है ना, तो बड़ी वाली चीज़ ऊपर, छोटी वाली चीज़ नीचे। तो 3 डिवाइड विद 2 करूँगा। तो एक बार सॉल्व करो, खुद से करो तो सही बात मानो ना, मैं तो कर दूंगा अभी। y की वैल्यू नहीं, सॉल्व करो बेटा y की वैल्यू एक बार। चलो सभी इधर, बेटा सारे इधर। 15-20 मिनट बोलो उनको, आ गए हैं सब। ये करके फिर चले जाओ तुम सारे इधर, ठीक है। चलो इधर देखना ना, ये पहला समझ में आया कैसे किया। अब मुझे y की वैल्यू भी चाहिए ना, तो जिसकी वैल्यू चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन सामने वाली वैल्यू कट हो जानी चाहिए। तो फॉर फाइंडिंग y, ट्राई की x की वैल्यू जिन इक्वेशन में सेम मिल रही उनको डिवाइड करेंगे। समझ गए ना ये चीज? तो किन में y निकालना है तो x की वैल्यू सेम इन दोनों में मिल रही है ना, समझ गए? देखो ये और ये सेम मिल रहा है। x के लिए बात करूं तो ये और ये सेम मिल रहा था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करूंगा ना, और बड़ी डिजिट 8 है, 2 छोटी है, तो बेटर है कि बड़ी डिजिट ऊपर रखो तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा मुझे। 3 डिवाइड विद 2, बिना कैपिटल मतलब ये लेटर्स के सीधा सीधा वैल्यू रखना। इधर क्या आएगा 8/2, पावर और कुछ नहीं है ना इसकी, तो r से r कट गया, 8/2 बचा। ये पूरा k से k कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा x वाला पार्ट, तो बचेगा क्या, b से b भी कट जाएगा, तो 2/1 की पावर y, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 2 1 2 2 4 8, तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y। अब तुम लोगों में से बहुतों ने क्या गलती की है कि 2 1 2 2 2 4 ये कर दिया। ये नहीं करना है अपने को। इक्वल टू का मतलब क्या होता है,
ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, LHS इक्वल टू RHS, तो ये चीज़ इसके बराबर कब होगी, जब इसको मैं इसके फॉर्म में लेके आऊँगा। इसको इसके फॉर्म में लेके आना मतलब इसको मैं 2 की पावर 2 लिखूँ, क्योंकि ये भी 2 की पावर में ही है और ये क्या है 2 की पावर y, तो बेस सेम हो गया ना मेरा, तो मैं ऊपर की चीज़ें मैच कर सकता हूँ कि y क्या किसके बराबर होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी यहाँ से 2, ये चीज़ समझ गए। तो अब इसमें पता है इंडिविजुअल क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, एक तो ये पूछा रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा। अब मैं रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ ना, कहाँ लिखूँ मैं, यहीं लिख दूँ। रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा, इधर देखना, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर कितनी लिखूँ 1 और बी की पावर कितनी लिखूँ 2। ये चीज़ समझ में आई सभी को, ए की पावर 1 और बी की पावर 2, क्लियर है। तो ये तुम्हारा रेट लो एक्सप्रेशन हुआ पहला आंसर। दूसरा क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है ये। R इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y था, x की वैल्यू क्या है अपनी, y की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू यहाँ रखी 1, y की वैल्यू यहाँ रखी, तो रेट लो एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन पता है क्या पूछ सकता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू b। सिर्फ b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बताओ तो क्या बोलोगे 2। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a, तो क्या बोलोगे 1। फाइंड द, कुछ नहीं बोले, सिर्फ ऐसा बोले ना फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर ऐसा भी बोल सकता है फाइंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। तो अभी मैं लिख दूं दोनों का जोड़ के, ऑर्डर कितना आएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड ऑर्डर है ये। समझ में आ गई सभी को। तो विद रेस्पेक्ट टू ए भी पूछ सकता है, विद रेस्पेक्ट टू बी भी पूछ सकता है, कुछ नहीं बोले तो टोटल। समझ गए। तो कितने वैरायटी के क्वेश्चन कवर हुए, प्रैक्टिस अपन करेंगे, समझाने के लिए एक ही करवाया अभी मैंने, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पहला टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा टाइप क्या था, के की यूनिट मतलब वैल्यू के साथ कुछ देगा और उससे क्या पता करना था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। थर्ड बोला था उसने के की वैल्यू दे दी है, मतलब पूरा सब कुछ दे दिया है, के की नहीं सॉरी ये, हाँ के की वैल्यू कहाँ गई ये, के ने रेट लो एक्सप्रेशन दे दिया और ऑर्डर फाइंड करवा देगा वो तुमसे, या यूनिट फाइंड करवा देगा। ऑर्डर भी फाइंड करवा सकता है, यूनिट भी फाइंड करवा सकता है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, ये इससे पहले ऑर्डर निकालोगे फिर यूनिट निकाल लोगे, ये किए। फिर इसी में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया घटाया, इस दोनों का बढ़ाया दोनों का घटाया, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना रेट में चेंज आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, ये वैरायटी है। उसके बाद लास्ट आती है तुम्हारी, इसके बाद और अभी है ना 1-2 वैरायटी और पूछता है, ये वाली कि ए और बी को बढ़ाया तो रेट इतनी बढ़ी, बी को बढ़ाया तो रेट इतनी बढ़ गई या कम हो गई, उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी पड़ेगी सारी। फिर वहाँ से ऑर्डर पूछ सकता है, रेट लॉ पूछ सकता है, इंडिविजुअल ऑर्डर कुछ भी पूछेगा। 2-1 वैरायटी और बची है जिससे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में मैं वो 2 वैरायटी प्लस आगे के सारे क्वेश्चंस, मतलब इन्हीं की प्रैक्टिस और ज़्यादा ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा पार्ट 1 ऑफ काइनेटिक्स खत्म होगा, समझ गए सभी। और पार्ट 2 जो है वो भी पूरा ट्रिक से भरा हुआ है। जैसे ये है ना, फर्स्ट ऑर्डर में मैं तुमको बोलूँ हाफ लाइफ निकालना है, बहुत जल्दी निकल जाएगी, ट्रिक से निकालेंगे अपन मोस्टली, ठीक है। सेकंड में भी ट्रिक है, थर्ड में भी ट्रिक है, तीनों की अलग अलग ट्रिक से अलग अलग ट्रिक याद करो, ख़त्म करो, क्वेश्चन जल्दी बनना चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। नहीं फिर टाइम लग जाएगा।